हेलो बच्चों, क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम आगे अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लास्ट क्लास में हमने सीमन और स्पर्म तक डिस्कस कर लिया था, सीमन का कंपोजिशन पढ़ा था। अभी आपको मैं आगे स्पर्म का स्ट्रक्चर भी समझाता हूँ। उससे पहले हम जानेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो हिस्टोलॉजी है उसमें क्या लेयर्स प्रेजेंट है, कौन से सेल्स प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि हिस्टोलॉजी में मैंने यहाँ पर दो लेयर्स मेंशन की है। एक लेयर मैंने मेंशन किया है आउटर और दूसरा है इनर। जो आउटर मोस्ट लेयर होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी, कोलेजन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे और इस लेयर को हम और एक नाम इसके लिए देते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। ऑलराइट, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की आउटर लेयर के बाद है इनर। इनर लेयर है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। बायोलॉजी में जर्मिनल एपिथेलियम या जर्म सेल्स डिनोट करते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके पास कैपेबिलिटी हो डिफरेंशिएशन करने की या डिवीजन करने की। तो यहाँ पर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स हैं उनको हम जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल्स का एक ग्रुप है जिनको हम आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। हम नर्स सेल्स बोलते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स बोलते हैं। तो सर्टोली सेल्स कौन से टाइप के सेल्स हैं, मतलब इनका शेप कैसा होगा, कॉलमनर। तो आप लोगों को ये जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़ते हैं उनकी एक हिस्टोलॉजी पता होने से हम दोनों को डिफरेंशिएट और हम इसको रटने से बच सकते हैं। हम चीजों को समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट, तो आउटर लेयर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इनर लेयर क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सर्टोली सेल्स में है कॉलमनर एपिथेलियम। तो आपको दो टाइप के एपिथेलियम यहाँ पता चल गए, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। क्यूबॉइडल को जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। यहाँ अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये एनसीईआरटी बुक का ही इमेज लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स यहाँ पर ब्लू से मैं मार्क किया हूँ। तो ये जो सेल्स हैं सारे, ये हमको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, इनको लीडिंग सेल्स भी नाम दिया गया है। फिर अगला देखेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको हम सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स बोलते हैं। फिर आप देख सकते हो स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ है, इसमें आपको डिफरेंस जो है वो आगे गैमेटोजेनेसिस में मैं आपको समझाऊंगा। तो एज सच डिफरेंस बस इसमें स्टेज को लेकर डिफरेंस है। स्पर्मेटोगोनिया मतलब जिससे आगे जाकर स्पर्म प्रोडक्शन होने वाला है, जो सेल्स डिवाइड करने वाले हैं उनको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, और जो फाइनल सेल्स बन जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ। तो इसमें चार लेबलिंग है कि इंटरस्टिशियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया जो ग्रीन कलर से बना है, स्पर्मेटोजोआ जो यहाँ पर ब्लू से बना है, और यहाँ पर सर्टोली सेल्स जो इस जगह पर लोकेटेड है। यहाँ पर और एक डायग्राम है, हमारी एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है, बट थोड़ा सा इसमें ग्राफिक और ये चेंजेस है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेज वाइज दिया है, मतलब जो सेल का डिवीजन होगा, स्पर्मेटोगोनिया का जब विभाजन होने वाला होगा, डिवीजन स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट स्टेज आएगा स्पर्मेटोगोनियम, सेकेंड आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अर्ली स्पर्मेटिड्स। यहाँ पर सर्टोली सेल्स आपको दिखाया है जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ बेसल लमाइना है, कैपिलरीज है। तो ये दोनों स्लाइड से आपको हिस्टोलॉजी जो है वो क्लियर हो गई होगी। मेडिकल एंट्रेंस नीट के लिए हमको इतना ही नॉलेज काफी है, जिससे हमारा जो बेसिक्स है वो क्लियर होगा और हम बायोलॉजी को रटने से बचेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नोट्स है सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स का। सर्टोली सेल्स में यहाँ पर लिखा गया है कि इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। देखिए, नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। ये फैगोसाइटोस भी करता है। बेटा फैगोसाइटोस मतलब, फैगोसाइटोसिस हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाना, डिस्ट्रॉय कर जाना, राइट। तो यहाँ पर जो सर्टोली सेल्स हैं, जो डिफेक्टिव स्पर्म्स हैं या जो डेड स्पर्म्स हैं, उनको ये फैगोसाइटोस कर लेते हैं, खा जाते हैं।
सर्टोली सेल्स दो टाइप का हार्मोन बनाता है, एक है इनहिबिन और दूसरा है एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब इसमें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा, इनहिबिन आगे गैमेटोजेनेसिस में डिस्कस कर दूंगा। एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या है? ये प्रोटीन नेचर का एक हार्मोन है और ये एएमएच हार्मोन में क्या करता है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट, गोनेड्स का डेवलपमेंट, ये मेल में भी होगा और ये फीमेल में भी होगा। मेल में भी एएमएच आता है, फीमेल में भी एएमएच आएगा। और ये जो एएमएच हार्मोन है ये दोनों मेल और फीमेल में जो सेक्सुअल ग्लैंड्स का डेवलपमेंट है उसको अच्छे से रखता है। फीमेल्स में एएमएच जो है वो एक इंडिकेटर है। एएमएच लेवल फीमेल्स में ये बताता है कि फीमेल्स में कितने फर्टाइल एग्स बचे हैं, कितने फर्टाइल एग्स नहीं बचे हैं। बहुत सारे फीमेल्स लोग जो कंसीव करना चाहते हैं, जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, अगर मान लीजिए उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनके वैरायटी ऑफ टेस्ट होते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है बेटा? एएमएच का टेस्ट होता है, राइट। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है इन फीमेल्स इट इज अ की इंडिकेटर फॉर ओवेरियन रिजर्व। फीमेल कितनी फर्टाइल है हम एएमएच से बता सकते हैं। चलिए, अब एएमएच हो गया, इनहिबिन हो गया। सर्टोली सेल्स में मैंने एक पॉइंट ऊपर लिखा है, लास्ट में जब मैं आपको हार्मोनल रेगुलेशन बताऊंगा तब क्लियर होगा कि बस इसको जहन में रखिएगा कि जो सर्टोली सेल्स हैं उन सेल्स को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अभी बस ये याद रखिए कि सर्टोली सेल्स को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट या एक्टिवेट करेगा? एफएसएच। अब स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा तो सर्टोली सेल्स ये सारे हार्मोन्स बनाएंगे और ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो सेक्सुअल ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आइए यहाँ चलते हैं लीडिक सेल्स। देखिए लीडिक सेल्स में स्टार्टिंग में ही मैंने लिख दिया है कि इट इज स्टिमुलेटेड बाय एलएच और मेल्स में एलएच के लिए और एक नाम है आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, करेक्ट। तो लीडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है एलएच, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा एफएसएच। चलिए आगे चलते हैं। लीडिक सेल्स का नेचर एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन वर्ड किससे रिलेटेड है बेटा? हार्मोन से। एंडोक्राइन नेचर का है, सिक्रीटरी नेचर का है। क्या रिलीज करता है? मेल एंड्रोजन। अपन डिस्कस किए हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में एंड्रोजन्स क्या है, राइट। तो मेल एंड्रोजन का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरॉन। अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं। इट इज रिलेटेड टू स्पर्मेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, राइट। लेकिन टेस्टोस्टेरॉन का ना इफेक्ट सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नहीं होता है, बॉडी के दूसरे भी पार्ट है जहां पर ओवरऑल टेस्टोस्टेरॉन का इफेक्ट होगा। क्योंकि भाई ब्लड में मिक्स हो रहा है ना, हार्मोन जो है वो तो ब्लड में मिक्स हो रहा है। अब ब्लड सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तो नहीं सप्लाई करेगा, ब्लड में अगर हार्मोन है ये ब्लड तो पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा, सही है ना। तो टेस्टोस्टेरॉन का बॉडी के दूसरे पार्ट या सेक्सुअल ऑर्गन्स में क्या इफेक्ट है? देखो, सेक्सुअल बिहेवियर है, लिबिडो। मेल्स में जो लिबिडो है या जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको रेगुलेट करता है टेस्टोस्टेरॉन। दूसरा है एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम। हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल जेनाइटल उनके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एनलार्जमेंट ऑफ मसल्स, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है लैरिंक्स। आवाज, मेल्स की आवाज थोड़ी भारी होती है तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण कौन है? टेस्टोस्टेरॉन। सिबेशियस ग्लैंड्स ऑफ स्किन, मेल्स और फीमेल्स दोनों में जब प्यूबर्टी आती है ना तो हम सभी के साथ ऐसा हुआ है, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि प्यूबर्टी वाला जो एज ग्रुप है 13, 14, 15, 16 साल, 17 साल तक हमारी जो स्किन है वो काफी कोर्स रहती है, दरदरी रहती है, एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं। तो ये सारे जो चीजें नेचुरली होती है ये भी किसके कारण है? मेल में टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल्स में पढ़ेंगे एस्ट्रोजन, दोनों एंड्रोजन है। फिर लिखा है इंक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरॉन से कहीं ना कहीं जो है हमारे बॉडी के बोन मैरो में भी इफेक्ट होता है और हमारा आरबीसी प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो ये सारे हैं टेस्टोस्टेरॉन के इफेक्ट, और भी बहुत सारे हैं बट इतना हमारे कंटेंट के लिए काफी। तो ये है सर्टोली सेल्स और ये है लीडिक सेल्स के नोट्स। आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हम आते हैं स्पर्म पे।
तो ये एक स्लाइड है जिसमें आपको स्पर्म का एक स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्पर्म में यहाँ पाएंगे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस, राइट। अब ये न्यूक्लियस के बाद देखो यहाँ पर XX बना हुआ है, ये सारा हमको बता रहा है क्रोमोसोम्स, करेक्ट। अब यहाँ पर एक्रोसोम का टिप है, यहाँ पर कुछ सिक्रीटरी सेल्स हैं, उसमें एंजाइम्स स्टोर रहते हैं, सिक्रीशंस रहते हैं। फिर आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर बने, तो ये सारे स्ट्रक्चर हमको बता रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसका टेल वाला पार्ट है, सही है। आइए अब ये है डिटेल्ड स्ट्रक्चर विद नोट्स। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्पर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पार्ट लिखा है एक्रोसोम। अब ये जो एक्रोसोम है ना, ये कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? टोपी के जैसा, कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया है न्यूक्लियस। अब यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्पर्म को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिफाइन किए हैं। एक है हेड, दूसरा है मिडिल पीस और तीसरा है टेल। यहाँ पर एक और एक पोर्शन है छोटा सा, बहुत कम एरिया वाला, इसे हम नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नेक बोलते हैं। तो हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। फिर आप लास्ट में देखेंगे कि एक ऐसा एक्सियल फिलामेंट है, लंबा टेल जैसा पोर्शन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हेड जो है उसका क्या प्रॉपर हमको जो नोट्स अगर बनाना है या उसके बारे में जानना है, तो हेड है एंटीरियर ब्रॉड पार्ट। एंटीरियर मतलब ऊपर की तरफ, कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर न्यूक्लियस, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन और समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन है, इतना पूरा पोर्शन बोल रहा है हेड। अब ये जो हेड वाला पोर्शन है, इसके पोस्टीरियर साइड पर, इसके पोस्टीरियर साइड पर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट है डीएनए। फिर इसका एंटीरियर पार्ट, मतलब किसका? न्यूक्लियस का एंटीरियर पार्ट, आगे वाला पार्ट, एंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर है एक्रोसोम। अब ये जो एक्रोसोम है ना, इसमें ग्रुप ऑफ एंजाइम्स रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ एंजाइम्स रहते हैं। अब ये जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, इन सभी ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को साथ मिलाकर बोलते हैं हम स्पर्म लाइसिन्स। क्या बोलते हैं इनको? स्पर्म लाइसिन। अब स्पर्म लाइसिन ग्रुप को बोलते हैं। अब उस स्पर्म लाइसिन में टोटल 3 सिक्रीशन, 3 एंजाइम्स है, एक्रोसिन, जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा है हाइलुरोनिडेज। तो ये जो 3 एंजाइम है ना, अभी सिर्फ इस 3 एंजाइम का नाम ही बता रहा हूं। जब अपन फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट आएगा तब आपको इन 3 सिक्रीशंस का फंक्शन बताऊंगा, अभी नाम याद रखना है, राइट। एक्रोसिन, जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और हाइलुरोनिडेज, ये 3 एंजाइम का नाम याद रखना है। इनको साथ मिलाकर बोलते हैं स्पर्म लाइसिस। फिर नेक वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको व्हाइट वाला जो एक पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट कहलाता है सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये जो सेंट्रियोल है ये हेल्प करता है क्लीवेज में, विभेदन में। तो क्लीवेज वाला पार्ट जब अपन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, जाइगोट का बनना वाला प्रोसेस पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि बेटा देखो वहां पर जो अपन ने पढ़ा था सेंट्रियोल, वहां मैंने लिखा था कि ये किस पे काम आता है? क्लीवेज के। तो अभी नोट्स में याद रखेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे जब फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। मिडिल पीस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जिससे स्पर्म को एनर्जी मिलती है अपने मूवमेंट के लिए। अब ये जो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो ऐसे स्पाइरल फॉर्म में रहता है। अगर आप देख रहे होंगे तो मैं ऐसा हाईलाइट भी कर देता हूं, ऐसा स्पाइरल फॉर्म में रहता है, सही है। तो स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। निबेंकन शीथ भी उसे बोलते हैं, जो उसकी एक कवरिंग जैसा प्रेजेंट रहेगा। लास्ट है टेल पार्ट। अब आप देखो टेल ऐसा लॉन्ग पार्ट है ना, टेल एकदम लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब ये जो टेल है ये साइटोप्लाज्म का बना होता है, और इसमें क्या याद रखोगे कि जो स्पर्म के सभी पोर्शन है उसमें मूवमेंट, जो वाइब्रेशन होता है, वो सिर्फ किसमें प्रोड्यूस होता है? टेल। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है इट इज द वाइब्रेटाइल पार्ट ऑफ द स्पर्म। इतना काफी है। तो ये हो गया स्पर्म का नोट्स। अब
जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, इस नेक्स्ट पोर्शन में हम आते हैं पेनिस पे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस को हम क्या बोलते हैं? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सही है। तो ये है एनाटमी, पेनिस की एनाटमी। तो अगर हम देखें, ये है पेनिस। अब इस पेनिस में ओवरऑल हमको 3 पार्ट बता रहा है। पहला बता रहा है बेस, दूसरा बता रहा है ये शैफ्ट, और तीसरा पार्ट बता रहा है ग्लांस। बेस, शाफ्ट और ग्लांस। अब ये जो ग्लांस है, इसका आप एंटीरियर मोस्ट पार्ट, सबसे लास्ट पार्ट, टर्मिनल पार्ट, इसमें आप ऐसा देख रहे होंगे कि आपको क्या दिख रहा होगा? बल्ज। बल्ज मतलब बेटा उभार, एक उभार या बल्ज, उठा हुआ पोर्शन, फूला हुआ पोर्शन दिखता है, और इसी बल्ज वाले एरिया को पेनिस के बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं इस एरिया को, उभार वाले एरिया को? ग्लांस पेनिस। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से, यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब जहां से मेल्स में यूरिन और जो स्पर्म है, सीमन है, उसका इजैकुलेशन होगा। तो ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के लिए और एक वर्ड दे देता है कभी कभी, मीटस। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेनिस का एक स्ट्रक्चर है। पेनिस एक इरेक्टाइल टिश्यू है। अब ये वाला जो है, इससे आपको तो पेनिस का पार्ट्स पता चल गया, बेस, शेफ्ट, ग्लांस, फोरस्किन। फोरस्किन एक पतली सी स्किन, पतली होती है, जो ग्लांस पेनिस को ऊपर से थोड़ा कवर करके रखती है, तो इसे बोलते हैं फोरस्किन। फोरस्किन को और क्या नाम बोलते हैं? प्रीपियूस। फोरस्किन के लिए और एक नाम क्या है बेटा? प्रीपियूस, करेक्ट। चलिए, तो ये वाला डायग्राम हो गया क्लियर, पार्ट्स अपन को समझ आ गए। अब अगर हम इसमें हिस्टोलॉजी पार्ट देखते हैं, अगर हम हिस्टोलॉजी देखते हैं पेनिस का, तो इस हिस्टोलॉजी में हमको क्या क्या चीजें दिख रही बेटा? देखो, यहां पर हमको 2 नाम दिख रहे हैं। एक दिख रहा है कॉर्पस कैवर्नोसम और दूसरा दिया है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो आप इस इमेज में देखना कि ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ये वाला जो टिश्यू है, क्या याद रखना बेटा? टिश्यू। ये जो टिश्यू है मीडियन, क्या लिखूंगा इसे मैं? मीडियन। एन है मीडियन। नीचे की तरफ क्या है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। जबकि ये वाला जो पूरे पार्ट है, ये देखो, ये ऐसा और ये ऐसा, ये जो दोनों टिश्यू है, ये है कॉर्पस कैवर्नोसम। तो पेनिस में अगर हम देखें तो 2 टिश्यू का ग्रुप है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टिश्यू कितने हैं? 3। 1, 2 और 3। ठीक है, यहां दोनों स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। पेनिस में 2 ग्रुप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू है, 2 ग्रुप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू है। एक है कॉर्पस कैवर्नोसम और है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब टोटल नंबर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू इन पेनिस अगर पूछा तो 3, 1, 2 और 3। 2 क्या है? कॉर्पस कैवर्नोसम। 1 क्या है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। आ रहा है ना समझ? सही है। तो ये हो गया पेनिस। आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स, नर्व्स, चारों तरफ में कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर यूरेथ्रल ओपनिंग। सही है। चलिए, तो ये है एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी पेनिस की। नेक्स्ट देखते हैं। पेनिस के लिए आपके लिए नोट्स है यहाँ पर। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस जो है वो इरेक्टाइल टिश्यू है। इरेक्टाइल वर्ड का मतलब, इधर देखो, यहां पर भी मैंने मेंशन किया है इरेक्टाइल टिश्यू। तो इरेक्टाइल टिश्यू क्या होते हैं बेटा? हम इरेक्टाइल वर्ड क्यों देते हैं? ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम है और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, अगर सुटेबल स्टिमुलेशन, अगर
सुटेबल उद्दीपन या सुटेबल स्टिमुलेशन अगर हम प्रोवाइड करें तो ये जो टिश्यू है इनका साइज बढ़ सकता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से इनका क्या बढ़ सकता है, साइज बढ़ सकता है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या वर्ड देते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, तो दो ग्रुप है इरेक्टाइल टिश्यू का पेनिस में, कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और टोटल नंबर ऑफ टिश्यू कितने होंगे बेटा, 3। आ जाओ, 3 पार्ट्स, रूट ऑफ पेनिस, शाफ्ट ऑब्लिक बॉडी ऑफ पेनिस, और सबसे है नीचे थर्ड पार्ट ग्लांस पेनिस। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 3 लॉन्जिट्यूडनल मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम मीडियन और कॉर्पोरा कैवर्नोसा राइट और लेफ्ट। ये देखो, इसको राइट मान लो, इसे लेफ्ट मान लो। ठीक, अब कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का टर्मिनल मतलब ये लास्ट वाला पार्ट, ये बल्ज बता रहा था ना, टर्मिनल पार्ट को हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। कॉर्पोरा कैवर्नोसा राइट और लेफ्ट है। ग्लांस पेनिस एक पतली स्किन से कवर्ड रहेगी जिसे फोर स्किन या प्रीप्यूज बोलते हैं। इसी प्रीप्यूज या फोर स्किन में कट, एक हल्का सा कट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्कमसीजन। बहुत सारे धर्म के लोग सर्कमसीजन वाला प्रोसेस करते हैं, तो उसमें जो ग्लांस पेनिस की कवरिंग है उसे हम, उस कवरिंग को अगर कट किया गया तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सर्कमसीजन। ओके, अब पेनिस में जो वर्ड लिखा था अपन, इरेक्टाइल और कोपुलेटरी। अब कोपुलेटरी ऑर्गन मतलब, कोपुलेशन मतलब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पेनिस एंटर हो रहा है और गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हो गया कोपुलेशन। अब जो पेनिस है उसमें हम 2 वर्ड्स के बारे में जानेंगे। पेनिस से जो 2 चीजें होती है, एक तो पेनिस में इरेक्शन होगा, अभी मैंने बताया इरेक्टाइल टिश्यू, और दूसरा पेनिस इजैकुलेशन होगा। इजैकुलेशन मतलब यही कि पेनिस के अंदर में जो भी सीमन भरा हुआ है वो बाहर आ जाए, उसे हम इजैकुलेशन बोलते हैं। तो इरेक्शन क्या है, इरेक्शन में मैंने लिखा है वस्कुलर प्रोसेस। वस्कुलर प्रोसेस मतलब ये ब्लड वेसल्स और ब्लड फ्लो से रिलेटेड है। ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे, जिसके कारण इरेक्शन का प्रोसेस होगा। कौन से ग्रुप ऑफ नर्व्स इसको कंट्रोल करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आपको अलग से डिस्कस किया जाएगा, अलग चैप्टर में, अलग उसका पूरा पार्ट है। अभी याद रखेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। इरेक्शन क्यों होता है, डायलेशन ऑफ पीनाइल आर्टरीज। पेनिस में जो आर्टरीज रहती हैं उनके डायलेशन के कारण इरेक्शन का प्रोसेस होगा, करेक्ट। इजैकुलेशन क्या बोल रहा है, इट इज रेगुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व्स। अभी बस इतना याद रखो, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, सिंपैथेटिक में जो भी बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस मतलब वो हर समय नहीं होते हैं, अचानक से कुछ हो गया, इमरजेंसी कुछ हो गया, तो वो सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक, करेक्ट। ठीक है, तो इरेक्शन और इजैकुलेशन याद रखना। नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इरेक्शन पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कंट्रोल करते हैं, इजैकुलेशन सिंपैथेटिक का होता है, और इरेक्शन जो है वो आर्टरीज के डायलेशन के कारण होगा। ठीक, इसके अलावा मैंने 2 टर्म्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, इम्पोटेंसी और स्टर्लिटी। तो ये 2 छोटे टर्म्स हैं जिसका आपको पता करना है कि ये क्या होता है, मतलब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इम्पोटेंसी और स्टर्लिटी। तो ये बच्चों आपका वर्क है, ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे बताएंगे ढूंढ के। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमारे बॉडी में हार्मोन्स के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जाना होगा। तो ये जो हार्मोन्स हैं इनका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। ये जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है, दे आर मेनली कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो हार्मोन्स का क्या इफेक्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कैसे काम करता है, चलिए आइए समझते हैं। अब सबसे पहले मैंने लिखा है हार्मोनल कंट्रोल में, इट इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक
It is regulated by हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस, जिसे HPG बोलते हैं। बोलने का मतलब ये है कि ये जो हॉर्मोन्स है ना, इन लोग कौन कौन से पार्ट को एक दूसरे से इन्वॉल्व या कनेक्ट करते हैं। ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये दोनों जो पार्ट है ब्रेन के, उनसे जो भी हॉर्मोन्स रिलीज होगा उनका इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, गोनेड्स में। अब देखो यहाँ गोनेड्स लिखा है, तो गोनेड्स का मतलब क्या होगा, मेल में टेस्टिस पे भी इफेक्ट देगा और फीमेल के ओवरी पे भी देगा। ध्यान रखना इसे HPG एक्सिस या हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस बोलते हैं। ये जो हार्मोनल कंट्रोल है, ये फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। अब यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म किसके बीच में चलेगा, ब्रेन और टेस्टिस। अब बेटा फीडबैक मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर जाते हैं या हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं, बाहर कोई कपड़े खरीदने जाते हैं या कोई मार्ट जाते हैं, राशन लेने जाते हैं या कोई होटल जाते हैं, तो बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि लोग हमसे फीडबैक लेते हैं। हम कोई रिजॉर्ट में 3-4 दिन रुके, हम चेकआउट कर रहे हैं, तो उनका मैनेजर पूछेगा या हमको एक फॉर्म देगा या PDF भेजेगा, बोलेगा कि सर एक फीडबैक चाहिए, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो ये जो हॉर्मोन्स वाले फंक्शन है ना, ये भी फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करेंगे। बोलने का मतलब जब जिसकी जरूरत होगी तो वैसा शरीर से कुछ सिक्रीशंस आएगा, ब्लड में मिक्स होगा, वो कोई हार्मोन होगा, वो ब्लड में मिक्स होकर पूरे ब्लड में बॉडी में जाएगा। जब वो ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन उस हार्मोन के प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करके अपना काम चालू करेगा और बंद भी करेगा। तो इसको समझते हैं। फीडबैक में मैंने यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक लिखा है और नेगेटिव। अभी क्या समझोगे, पॉजिटिव फीडबैक मतलब जब जरूरत है, नेगेटिव फीडबैक मतलब अगर उस चीज की जरूरत नहीं है तो उसको हमको रोकना है, तब हम बोलेंगे नेगेटिव। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हाइपोथैलेमस, ब्रेन, सारा भी कोऑर्डिनेशन बॉडी का, मैक्सिमम चीजों का कंट्रोल पूरे बॉडी में वो हाइपोथैलेमस से होता है। हम ब्रेन वाले चैप्टर में से डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस से कुछ सिक्रीशंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सिक्रीशंस होते हैं। अब देखो यहां पर क्या वर्ड लिखा है, ध्यान देना। यहां लिखा है गोनाडोट्रोपिन। क्या लिखा है, गोनाडोट्रोपिन। अब गोनाडो वर्ड कहां से आ गया, फिर से गोनेड्स। मतलब हाइपोथैलेमस से जो सिक्रीशंस हो रहा है वो ह्यूमन बॉडी में कहां पर इफेक्ट देने वाला है, गोनेड्स पे। अब यहां लिखा है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग के लिए और एक वर्ड क्या है, एक्टिवेटिंग हार्मोन। मतलब हाइपोथैलेमस से जो सिक्रीशंस आ रहा है वो सिक्रीशन गोनेड्स को एक्टिवेट करेगा या गोनेड्स के फंक्शन को क्या करेगा बेटा, एक्टिवेट करेगा। अब आप अगर सोचेंगे कि हाइपोथैलेमस से जो बोल रहे हैं आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो हाइपोथैलेमस में ना सेल्स का ग्रुप रहता है। ये सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। सेल्स का ग्रुप रहता है जिनको बोलते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। ध्यान से सुनना, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो सिक्रीट करते हैं, जो सिक्रीशन होता है वो दो टाइप का होगा। एक सिक्रीशन जैसे हमने पढ़ा रिलीजिंग हार्मोन या एक्टिवेटिंग हार्मोन, तो ये वाले सिक्रीशंस क्या करेंगे, जहां पर भी इनका इफेक्ट देना है वहां के प्रोसेस को चालू करेंगे। एक सिक्रीशंस और होते हैं जिनको हम बोलते हैं इनहिबिटिंग सिक्रीशंस। जैसे यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन है तो वहां इनहिबिटिंग हार्मोन आ जाएगा, वो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में आगे आएगा, आपको समझाएंगे। तो सिक्रीशंस दो टाइप के हैं, कुछ सिक्रीशंस रोकने के लिए है, कुछ सिक्रीशंस एक्टिवेट करने के लिए। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं GnRH। क्या लिखते हैं, GnRH। अब ये जो GnRH है, आप देखो कि GnRH जो है वो कहां पर इफेक्ट दे रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां इफेक्ट दे रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक पोस्टीरियर। हमको यहाँ पर कौन सा पिट्यूटरी याद रखना है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, करेक्ट।
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। देखो, एक लिखा है FSH और दूसरा क्या लिखा है LH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक नाम क्या याद रखना है, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन से सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, अभी अपन पढ़े थे प्रीवियस स्लाइड्स में, सर्टोली सेल्स। LH हार्मोन किसको एक्टिवेट कर रहा है, लीडिंग सेल्स, L और L, ऐसा याद रख सकते हो। अब ये जो सर्टोली सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस में एरो दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर जो लीडिंग सेल्स है, लीडिंग सेल्स बेटा क्या रिलीज कर रहा है, लीडिंग सेल्स क्या रिलीज कर रहा है, यहाँ नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। लीडिंग सेल्स क्या रिलीज कर रहा है, टेस्टोस्टेरॉन। अब यहाँ पर देखो, ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, यहाँ तक आपको फ्लो समझ आ गया। पहले और एक बार इसको बता दे रहा हूं, हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन होगा, एक्टिवेटिंग वाला सिक्रीशन, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है उन लोग रिलीज करते हैं। गोनेड्स पे इफेक्ट होगा, इसलिए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करके दो हार्मोन्स रिलीज करवाएगा, FSH और LH। FSH का इफेक्ट कहाँ होगा, सर्टोली सेल्स में। लीडिंग सेल्स पे किसका इफेक्ट होगा, LH का, करेक्ट। अब देखना, लीडिंग सेल्स जो है वो क्या रिलीज कर रहा है बेटा, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ना, ये टेस्टोस्टेरॉन किस पे इफेक्ट डाल रहा है, सर्टोली सेल्स पे। मतलब सोचो कि टेस्टोस्टेरॉन अगर प्रॉपरली नहीं रिलीज हुआ किसी भी कारण से, तो सर्टोली सेल्स लोग नरिशमेंट दे पाएंगे क्या, डेवलपिंग स्पर्म को अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो सब इंटरकनेक्टेड है। तो टेस्टोस्टेरॉन का इफेक्ट सर्टोली सेल्स पे भी है। सर्टोली सेल्स पे इफेक्ट होने के कारण ये हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है मेल्स में, वो भी अच्छे से चलेगा। अब आप देखना, इस स्लाइड में, चार्ट में आपको बहुत जगह प्लस माइनस दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, तो ये वही शो कर रहा है। अब देखो कैसे इसको समझते हैं। हाइपोथैलेमस या GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड पर कैसा इफेक्ट डाल रहा है बेटा, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक होने से क्या रिलीज हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड से दोनों हार्मोन्स रिलीज हुए। अब ये जो दोनों हार्मोन्स है, ये फिर से पॉजिटिव फीडबैक के कारण सर्टोली सेल्स पे आए। LH भी सेम पॉजिटिव फीडबैक पे यहाँ पर आया। टेस्टोस्टेरॉन भी पॉजिटिव फीडबैक सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स से भी पॉजिटिव फीडबैक के हेल्प से कौन सा प्रोसेस हो रहा है अच्छे से, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप यहाँ पर देखेंगे, जस्ट अ मिनट, इतना काफी है। अब आप यहां देखेंगे, सर्टोली सेल से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, मैंने नोट्स में भी लिखा था। इस हार्मोन का नाम है इनहिबिन। क्या है, इनहिबिन। अब ये इनहिबिन जो है, ये आपको एरो से दिख रहा होगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव फीडबैक कहां डाल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। अब ये एक हो गया नेगेटिव। अब आप देखो यहाँ टेस्टोस्टेरॉन का भी एक एरो जा रहा है जिसमें यहाँ नेगेटिव लिखा है। फिर ये नेगेटिव कहां पर जा रहा है, फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पे जा रहा है मतलब डायरेक्टली ये कहां पर इफेक्ट देगा, ऑब्वियस सी बात है, हाइपोथैलेमस के नीचे ही है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वहां पर जब ब्लड जाएगा तो पूरे पार्ट पे इफेक्ट डालेगा। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन जब तक मेल के बॉडी में प्रेजेंट है, जब तक टेस्टोस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा, तब तक ये नेगेटिव फीडबैक देते रहेगा किसको, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि आप ये सिक्रीशन ना करो। अब क्या होता है, अब इनहिबिन का क्या फंक्शन है, अगर मेल के बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन इनफ है, जितना जरूरत है वो पूरा हो रहा है, उसके बाद भी टेस्टोस्टेरॉन आ रहा है, तब इनहिबिन ब्लड में मिक्स होकर एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा मतलब मैसेज सप्रेस करने का रहेगा कि आप LH और FSH का सिक्रीशन ना करो। जब ये दोनों सिक्रीशन नहीं होगा
तो टेस्टोस्टेरॉन भी नहीं आएगा। समझ आया? तो ये था फीडबैक मैकेनिज्म, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स। स्टार्टिंग किए थे हम सेमिनिफेरस टिब्यूल से, इसके नोट्स, स्पर्म के नोट्स, स्ट्रक्चर, पेनिस का डिटेल, पेनिस के नोट्स और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू।